अगर आप जीडीपी के आंकड़ों में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं और अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या टीवी पर शो देख रहे थे तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि भारत की आर्थिक विकास दर के आंकड़े आ गए हैं। आपको अलग अलग सेक्टर बताए गए होंगे, 6.3% रही विकास दर ये बताया गया होगा। थोड़ी देर को आंकड़े हटा दीजिए, ठीक है, थोड़ी देर को ये खत्म कीजिए कि कोई आंकड़ा आया। पहले तो ये समझिए कि दूसरी तिमाही की जीडीपी आपके लिए सबसे ज्यादा जानना जरूरी क्यों है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये चारों तिमाहियों की, पूरे वित्त वर्ष में 4 तिमाहियां होती हैं, चारों तिमाही में अगर सबसे कीमती जीडीपी कोई होती है तो वो दूसरी तिमाही की होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इस समय देश में त्योहारों के लिए जो उत्पाद बनाने होते हैं उनकी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है। ये त्योहारों से ठीक पहले की तिमाही की जीडीपी होती है, इसलिए ये सबसे अहम जीडीपी होती है। जानना और क्यों जरूरी है, पहले ये अंशुमान जी से समझते हैं कि दूसरी तिमाही की जीडीपी को बहुत गंभीरता से, बहुत बारीकी से समझना क्यों जरूरी है। इसके बाद एक एक करके आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। सर, पहला सवाल, दूसरी तिमाही की जीडीपी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? शुभम, हम इससे पहले आगे चलें और हम आपको विस्तार से बताएं कि भारत में जुलाई से सितंबर की तिमाही के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 6.3% रही है, जो इससे पहले की तिमाही में के दौरान 13.5% के आसपास थी और इससे पिछले साल की दूसरी तिमाही में 8.4% थी। इन आंकड़ों में के भीतर आप उतरें उससे पहले जानें कि 6.3% की आर्थिक विकास दर और इस तिमाही की विकास दर की वजह क्या थी। 5 बड़ी चीज़ों पर हमारी निगाहें थीं और पूरे देश की निगाहें थी जानने के लिए। तिमाही दर तिमाही ग्रोथ का आंकड़ा आपके सामने, इसे देखते हुए हम इस पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह कि हमारे लिए जानना जरूरी था कि इस तिमाही से हमें यह पता चलने वाला था शुभम कि भारत में खपत कितनी बढ़ी है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि पहली तिमाही में यानी अप्रैल से लेकर जुलाई के दौरान यह माना जा रहा था कि आखिरी में आकर सितंबर के महीने तक में अगस्त और सितंबर में भारत में मांग में, खपत में और खरीदारी में बढ़ोतरी हुई थी। लगभग अंदाज ये भी आ रहे थे कि करीब 8 से 10% का कंजम्पशन स्पेंडिंग बढ़ा है लास्ट में, क्योंकि लोगों ने कोविड के बाद उभर कर अब खर्च करना शुरू किया था और उसी रोशनी में उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावनाएं जाहिर की गई थी। क्या हमें बताया इन आंकड़ों ने? हमें पता चलेगा आज इस आंकड़े की गहरी भीतर पड़ताल से कि क्या वास्तव में साल की दूसरी तिमाही में लोगों ने पहली तिमाही से ज़्यादा खर्च किया, उन्होंने ज़्यादा खरीदारी की, और क्या वो खरीदारी उन संभावनाओं के अनुरूप थी जिन संभावनाओं को हमने पिछली तिमाही में देखा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमें यह पता चलना था कि क्या इन खरीदारी की संभावनाओं के आधार पर कंपनियों ने अपना निवेश बढ़ाया, जिसे हम जीडीपी में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर नापते हैं। हमें पता चलेगा कि क्या वस्तुतः पिछली पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में उद्योग ने ज़्यादा निवेश किया, और अगर ज़्यादा निवेश किया तो शायद ज़्यादा रोजगार भी मिले होंगे। और तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पता चलने वाली थी वो ये थी कि क्या निर्यात ताकत बने रहे इस तिमाही में आर्थिक विकास दर की, क्योंकि इससे अगले तिमाहियों का रुख तय होगा। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें पता चलने वाली थी कि एग्रीकल्चर की क्या स्थिति रही, क्योंकि माना जा रहा था कि सरकार ने जिस बार जब अनाज के एडवांस एस्टीमेट दिए थे अनाज उत्पादन के, वो पिछले साल 156 मिलियन टन के आसपास थे, जिसे घटाकर 149 मिलियन टन कहा गया था। इस तिमाही में खरीफ के उत्पादन का एक हिस्सा शामिल होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बार कैसी परफॉर्मेंस रही। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात कि इस तिमाही के आधार पर सरकार के बजट, उसके खर्च, उसके टैक्स और आने वाली 2 तिमाहियों में भारत के आर्थिक विकास दर की बुनियाद तय होनी थी। हम अगले सवाल पर चलें इससे पहले बता दें कि हमें सबको ये पता था कि भारत की आर्थिक विकास दर जो पहली तिमाही में, इस साल की पहली तिमाही में 13% से ऊपर थी, उसमें गिरावट ज़रूर आएगी, क्योंकि पिछले साल का बेस इफेक्ट था। पर ये गिरावट कितनी है और इस गिरावट के भीतर गहराई क्या है, इसे हम आज खोलने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आगे का रास्ता साफ समझ में आ सके। चलिए, तो अंशुमान जी ने यह समझा दिया कि जानना जरूरी क्यों था, क्या क्या आपको इससे अब पता चलेगा, ये अंशुमान जी ने आपको बता दिया। जीडीपी मोटे तौर पर 2 तरीके से यहाँ की जाती है, जैसा अंशुमान जी ने कहा, एक एक्सपेंडिचर साइड से कि सरकार ने क्या खर्च किया, कंपनियों ने कितना इन्वेस्ट किया, एक्सपोर्ट की क्या स्थिति रही और हमारी आपकी खपत कितनी बढ़ी, और दूसरी जीवीए साइड से कि अलग अलग सेक्टर्स की परफॉर्मेंस क्या रही। भारत की आर्थिक विकास दर दूसरी तिमाही में, वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में 6.3% बढ़ी, अगर आप सालाना आधार पर देखें, पिछले साल से इस साल की तुलना करें। अगर आप परसेंटेज थोड़ी देर को छोड़ दें तो आप ये समझिए कि 38,16,000 करोड़ रुपए का देश के अंदर कुल सकल घरेलू उत्पाद आया, जिसका बाजार मूल्य, अंतिम बाजार मूल्य 38 लाख करोड़ रुपए था। मोटे तौर पे आप इसको ऐसे समझिए। पिछली तिमाही में ये कितना था? पिछली तिमाही में ये आंकड़ा था 36,85,000 करोड़ का, यानी कि हम पिछली तिमाही में 36 लाख करोड़ कर रहे थे, इस बार 38 लाख करोड़ कर रहे हैं। वित्त वर्ष, पिछले वित्त वर्ष की अगर दूसरी तिमाही देखें तो हम 35,89,000 करोड़ कर रहे थे, वहां से हमने 38
लाख करोड़ किया है। इसी वजह से ये जो ग्रोथ है वो 6.3% की है। 13% क्यों थी पिछले क्वार्टर में? वंशवान जी ने कहा कि भाई बेस इफेक्ट छोटा था। आप सीधी सी बात है कि छोटे के सामने बड़े को खड़ा करेंगे, अगर वो बहुत बड़ा नहीं भी तब भी वो बड़ा दिखेगा, इसी को बेस इफेक्ट कहते हैं। सर अब सबसे पहले जीडीपी के ये आंकड़े 5 बड़े या 4 बड़े नंबर कौन से बताते हैं? सबसे बड़े नंबर हमें कौन से देखने चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है जीडीपी में क्वार्टर और क्वार्टर ग्रोथ का, क्योंकि इसे पिछले साल की तुलना में देखें। दो तरीके हो सकते हैं इसे देखने के, हम पिछले साल से पिछले साल की तुलना करें या हम पिछली तिमाही से इस तिमाही की तुलना करें। भारतीय अर्थव्यवस्था एक पेचीदा मोड़ पर है। पिछली साल की अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर कोविड से प्रभावित थी। पिछले साल की यही तिमाही थी जब भारत में कोविड की लहर से उबरने की कोशिश की जा रही थी, उसका असर मौजूद था। और इसलिए इस साल सारी निगाहें इस बात पर थी कि क्रमशः उत्तरोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में तिमाही आधार पर मांग में, खपत में, नौकरियों में, रोजगार में कितनी बढ़ोतरी आएगी। और वहां यह आंकड़ा स्लोडाउन का, तेज स्लोडाउन का, तीखे स्लोडाउन की तरफ इशारा करता है, जो पिछले क्वार्टर में 13% था और उससे घटकर 6.3% आ गया। इसके अंदर उतरने पर हमें दिखाई देता है कि जो सबसे चौंकाने वाले दो आंकड़े हमें दिखाई देते हैं वो ये दिखाई देते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग की आर्थिक विकास दर, जो पिछली तिमाही में साल की पहली तिमाही में अप्रैल से जुलाई की तिमाही में 4.8% की पॉजिटिव वृद्धि दिखा रही थी, वो 4.3% की निगेटिव वृद्धि पर आ गई। ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये गिरावट है जो चौंकाने वाली। यहां से हमारा पहला संकेत निकलता है कि जुलाई से सितंबर के बीच में भारत में उतना आर्थिक उत्पादन नहीं बढ़ा, फैक्ट्री में उतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और ये वही ड्रैग था जिसने आर्थिक विकास दर को इतनी तेजी से गिराया। क्वार्टर एंड क्वार्टर आधार पर, हम पिछले साल से नहीं बल्कि इस क्वार्टर के आधार पर तुलना करें। अगर आप पिछले साल की तुलना में देखें, पिछले साल की दूसरी तिमाही के तौर से देखें तो वहां 5.6% की विकास दर थी, जो -4.3% हो गई अगर इस तरह से देखें। दूसरा बड़ा सेक्टर माइनिंग सेक्टर है। माइनिंग सेक्टर में -2.8% की आर्थिक विकास दर दिखाई दी। ये दो ऐसे सेक्टर इसमें से निकल कर आते हैं जहां से भारत में सबसे ज्यादा रोजगार आते हैं। और तीसरा बड़ा क्षेत्र जिसने भारत की आर्थिक विकास दर को इस तिमाही में चकमा दिया, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की आर्थिक विकास दर पिछली बार हमने काफ़ी तेज बढ़ोतरी देखी थी पिछली तिमाही में, इस तिमाही में वो 6.6% रही, हालांकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं था। इन तीन सेक्टर की रोशनी में जो ओवरऑल भारत की आर्थिक विकास दर को नापने का जीवीए वाला तरीका है, जीवीए वाला तरीका हम ऐसा मानते हैं कि जीवीए वाले तरीके में टैक्स और सब्सिडी को अलग करने के बाद एक जीवीए की गणना की जाती है जिसमें आप टैक्स और सब्सिडी घटा देते हैं। इसके आधार पर अगर देखें तो भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो महंगाई की दर से नीचे रह जाती है। अगर आप इस तिमाही में देखें, इस तिमाही में भारत की औसत महंगाई दर 6.5 से 7% के आसपास थी, जबकि भारत में उत्पादन बढ़ने की वृद्धि दर तिमाही आधार पर महंगाई से नीचे रह गई। बिल्कुल, तो ये बड़ा आंकड़ा अंशुमान जी ने बताया कि भाई इस बार जो कम हम बढ़ पाए, हमारी तरक्की कम हो पाई, इसमें दो बड़े कारण थे। पहला बड़ा कारण था कि फैक्ट्रियों में उत्पादन कम हुआ, फैक्ट्रियों में सामान कम बना, और दूसरा कि भाई माइनिंग कम हुई, खनन कम हुआ, मतलब कि जमीन से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं वो कम निकाले गए। मैन्युफैक्चरिंग का घटना इसलिए भी चौंकाता है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि त्यौहार से पहले वाली तिमाही थी। त्यौहार पे अगर ये उम्मीद थी कंपनी को कि गाड़ियां बिकेंगी, मोटरसाइकिल्स बिकेंगी, सामान बिकेगा, तो फैक्ट्रियों में बन क्यों नहीं रहा था। और इसीलिए ये आंकड़ा ज़्यादा चिंताजनक है कि अगर उस समय मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी तो फिर अगली तिमाहियों में मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी, ये बड़ी बात है। सर अब सेक्टर स्पेसिफिक आते हैं। अगर सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे आपने 2 सेक्टर्स के बारे में बताया, अगर हम ओवरऑल और सेक्टर्स देखें, कुल 6, 7, 8 सारे सेक्टर्स देखें, और सेक्टर्स की क्या स्थिति है? जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि 5 सवाल हमारे सामने थे। पहला सवाल यह था कि क्या भारत में खपत घटी, में इस पर आगे आएंगे, लेकिन खपत नहीं बढ़ी, क्योंकि अगर खपत बढ़ी होती तो कंपनियां उत्पादन बढ़ा रही होती, और जितनी उत्पादन में रिकवरी हमने साल की पहली तिमाही में देखी थी वित्त वर्ष की, उतनी कम से कम उसकी आधी रिकवरी तो हमें दिखाई देती। लेकिन यहाँ हमें मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट दिखाई देती है, माइनिंग में कॉन्ट्रैक्शन, और दोनों में कॉन्ट्रैक्शन दिखता। यानी खपत बढ़ने के मोर्चे पर उद्योग आश्वस्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने उतना उत्पादन नहीं किया जितना उत्पादन उन्हें करना चाहिए था। ये बात इन आंकड़ों से तिमाही आधार पर हमें दिखाई देती। अब हम दूसरे सेक्टर पर आते हैं। जो पहला एक और सवाल जो हमने शुरुआत में रखा था, एग्रीकल्चर का क्या हुआ, यहां से खबर अच्छी और संतोषजनक है। कृषि क्षेत्र की आर्थिक विकास दर पहली तिमाही में 4.5% थी, दूसरी तिमाही में 4.6% है। यानी अनाज उत्पादन में कमी की संभावना के बावजूद कृषि क्षेत्र की औसत विकास दर इस तिमाही में भी सबसे बड़ा सहारा रही। और अगर इसमें थोड़ी भी गिरावट आई होती तो भारत की आर्थिक विकास दर फिर 6% से नीचे जा सकती थी इस तिमाही के आधार पर। और अगर आप पिछले साल की दूसरी तिमाही से तुलना करें तो ये
उससे ज़्यादा है। जबकि इस बार मानसून के व्यतिक्रम के कारण, कहीं बाढ़ कहीं सूखे के कारण इस बात की संभावना थी कि शायद अनाज के उत्पादन में गिरावट रहेगी और कृषि की विकास दर कम रहेगी। हालांकि हम जब आंकड़े देखते हैं तो पिछले साल की तुलना में, पिछले साल की तिमाही की तुलना में जीडीपी के आंकड़े चावल के उत्पादन में गिरावट दिखा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सारी फसलों को अगर मान लिया जाए तो कृषि क्षेत्र की विकास दर महत्वपूर्ण रही है। लेकिन अब यहाँ हमें एक और पैराडॉक्स दिखता है और हम इस पूरी चर्चा में आपको पैराडॉक्सेस की तरफ ले जाएंगे, जो असंगतियों की तरफ ले जाएंगे, जिससे आप समझ सकें। कृषि क्षेत्र की 6.5%, 4.5% की विकास दर के बावजूद पिछले 6 महीनों में, ये तिमाही और इससे पिछली तिमाही में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने की दर, बेरोजगारी की दर 7% से ऊपर रही। ग्रामीण क्षेत्रों में जो वेतन और मजदूरी बढ़ने की दर थी उसमें रिकॉर्ड गिरावट आई, जो हमें दिखाई दे रहा है। ये इस कृषि क्षेत्र की विकास दर मेंटेन होने के बाद भी उसकी एक असंगति, एक पैराडॉक्स है। सर्विसेज सेक्टर इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज सेक्टर ने दरअसल ग्रोथ को संभाला। अगर आप वेटेज के आधार पर देखो ना शुभम, तो माइनिंग और क्वेरिंग में जितना तेज गिरावट स्लंप आया है इस तिमाही में, वो और ज़्यादा होता अगर भारत में सेवा क्षेत्र में भी इस तरीके की सिकुड़न या कॉन्ट्रैक्शन दिखता। लेकिन हालांकि सेवा क्षेत्र की आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट आई। पहली तिमाही से दूसरी तिमाही में 25% की कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ में 25% की ग्रोथ रेट थी पहली तिमाही में, जो कि बेस इफेक्ट से प्रभावित थी। उसकी तुलना में विकास दर 14% रह गई। लेकिन पूरे के पूरे जीडीपी के परिवार में सिर्फ यही एक हिस्सा है जो दहाई में ग्रो कर रहा है। इस तिमाही में दहाई में ग्रो करता दिखाई दे रहा है 14% की दर से। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर पिछले साल की तुलना में नीचे गिरे हैं और उनमें गिरावट दिखाई दे रही है। सर्विसेज में भी आर्थिक विकास दर सुस्त पड़ी है पर टूटी नहीं है, जिस तरह से हमने तिमाही आधार पर आर्थिक विकास दर को माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में टूटते हुए देखा था। अब इन आंकड़ों को, इन सब आंकड़ों के जाल और दर और प्रतिशत के जाल को हम रोजगार के पाइपलाइन में डालते हैं और वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं। भारत में रोजगारों के जो 2 सबसे बड़े स्रोत हैं, सर्विसेज सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर ने अपने रोजगारों में नुकसान नहीं झेला, लेकिन एग्रीकल्चर में नए रोजगार पैदा होते नहीं दिखाई पड़े, इसलिए वहां बेकारी की दर गांव में 7% के आसपास रही। सर्विसेज सेक्टर में जितने रोजगार आए थे पहली तिमाही में, उतने रोजगार शायद इस ग्रोथ रेट के हिसाब से दूसरी तिमाही में नहीं जोड़े गए, क्योंकि जितने लोगों की भर्ती वापस की गई थी, कंपनियों को नौकरियां वापस दी थी, उसमें हमें इस तिमाही में उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। हालांकि हमें सर्विसेज सेक्टर में से छटनी की उतनी खबरें आती नहीं दिखाई दी हैं। सर्विसेज सेक्टर ने अपनी ग्रोथ इस तिमाही में मेंटेन रखी है, पर पिछले तिमाही से इसमें तेज स्लो डाउन दिखाई दे रहा। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर में रोजगार बढ़े नहीं, बल्कि अगर आप कंपनियों के मुनाफों की रोशनी में इन आंकड़ों को देखें तो हमारे पास जो कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट्स आए हैं साल की 2 तिमाहियों के, वो इस बात की ताकीद करते हैं कि उनके मुनाफे में गिरावट आई है, जिसे आप जीडीपी के आंकड़े से जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं। बिल्कुल, जीडीपी के आंकड़े आना एक बात है और जीडीपी के आंकड़ों को समझना दूसरी बात है। जैसे आपने एक्सरा देखा, कभी शीशे के सामने ले जाओ तो कुछ और ही दिखता है। ऐसे ही जीडीपी के आंकड़े जब अंशुमान जी के सामने जाते हैं तो वो कुछ और ही बताने लगते हैं, जो हम पहले पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वो कुछ और बताते हैं। सर, महंगाई, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, महंगाई के बारे में जीडीपी के आंकड़े क्या बताते हैं? महंगाई के आंकड़ों को हम इस रोशनी में देखें कि ये आंकड़े हमारी खपत के बारे में क्या बताते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की खपत के बारे में, क्योंकि इसके बाद महंगाई की रोशनी में हम देखने की कोशिश करेंगे। एक हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से एक और सवाल जो हमने शुरुआत में रखा था, हमारी सबकी, सरकार की, रिजर्व बैंक की, वित्त मंत्रालय की, सबकी निगाहें इस बात पर थी कि पहली तिमाही में जिस तरीके के कंजम्पशन की या मांग की बढ़ोतरी की संभावना थी, क्या दूसरी तिमाही में भी वो दिखाई दी? बल्कि कुछ आंकड़े आए थे कि अगस्त सितंबर के दौरान भारत में कंजम्पशन स्पेंडिंग 9 से 10% बढ़ी है। यह आंकड़ा पूरा का पूरा आंकड़ा आरबीआई ने जो थे 6.3% की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा था, उसके करीब दिखाई देता है। लेकिन अब जब हम इन आंकड़ों को भीतर से देखते हैं शुभम, तो दिखाई देता है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर भारत की जीडीपी में है वो आम लोगों की खपत है। इस तिमाही में भारत में के जीडीपी में, अगर भारत का जीडीपी इस तिमाही में 100 रुपए है उदाहरण के लिए, तो पिछली तिमाही में भी इस 100 रुपए में आम लोगों की खपत का हिस्सा लगभग 59.9%, 60% था, जो घटकर इस अगली तिमाही में 58.4% रह गया। यानी इस तिमाही में लोगों ने कम खर्च किया। तिमाही आधार पर अगर हम देखें, ये आंकड़ा हमें जीडीपी के खर्च वाले साइड से दिखाई देता है, जो इसके भीतर दिखाई देता है। पर इसमें सबसे चौंकाने, इसका मतलब यह है कि यहाँ महंगाई मार रही थी लोगों को, और महंगाई की दर बढ़ने के साथ साथ लोगों की खपत में गिरावट आई थी। कंपनियों ने यह बात देख ली थी, इसलिए उन्होंने उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं की, इसलिए आपने मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट देखी। पर यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा हमें और दिखता है शुभम, कि
पहली से तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में सरकार के खर्च में काफ़ी गिरावट आई। हमने 11.2% की वृद्धि दर देखी थी पहली तिमाही में, और दूसरी तिमाही में सरकार के खर्च में केवल 8.8% की वृद्धि दर दिखाई देती है। ये असर शायद बढ़ते घाटे का है। सरकार ने यहाँ से घाटे को संभालना और खर्च को रोकना शुरू कर दिया था। हालांकि अगर सरकार के टैक्स कलेक्शन को देखें तो उससे हमें दूसरा संकेत मिलता है कि सरकार के पास टैक्स का कलेक्शन तो अच्छा था, पर सरकार ने अपने खर्च को रेगुलेट किया है, और इसलिए एक्सपेंडिचर साइड से ये दूसरी चीज हमें दिखाई देती है। एक और दिलचस्प चीज यहां से दिखती है, फिर हम अगले उस पर आते हैं। एक और सवाल हमने शुरुआत में पूछा, में समझने की कोशिश की थी कि निर्यात का क्या हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था को इस तिमाही में भी 31% हिस्सेदारी आयात की, करीब 32% हिस्सेदारी आयात की और 23% हिस्सेदारी निर्यात की रही। यानी पूरे जीडीपी का करीब 50% के आसपास हिस्सा अगर कंट्रीब्यूशन के तौर पर माने आप तो 23.3% एक्सपोर्ट थे और 31.9% के आसपास इंपोर्ट्स थे। ये जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी थी, और ये अब अगली तिमाहियों में जाकर भारत के निर्यात में जो गिरावट है वो शायद हमें रिफ्लेक्ट होना शुरू होगी। तो अगर इस पूरे खर्च वाले कंपोनेंट को देखें तो महंगाई का असर हमें लोगों की खपत पर दिखाई देता है, और उस खपत का असर हमें अभी जीडीपी के इन आंकड़ों में भी दिख रहा है। आंकड़े में एक हिस्सा महंगाई का और है, जिस पर हम बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। भारत के आर्थिक विकास दर को नापने का एक तीसरा पैमाना भी है, जिसमें आप महंगाई और जीडीपी की विकास दर को मिला देते हैं, और यह तब आपको करंट प्राइसेस पर, यानी मौजूदा समय में जो हम खर्च और खपत कर रहे हैं उसके आधार पर हमें जीडीपी की विकास दर क्या दिखाई देती, उस आधार पर क्वार्टर और क्वार्टर 10% का ढलान दिखता है। पिछले तिमाही में 26% की विकास दर दिखी थी महंगाई मिलाकर, और इस तिमाही में 16.2% की विकास दर दिखाई देती। यहाँ फिर एक विसंगति है, इसको अगर हम पीछे से देखें, भारत में रिकॉर्ड महंगाई का दौर था, पर उस रिकॉर्ड महंगाई के बावजूद ऊंची कीमतों पर भी भारत की आर्थिक विकास दर गिरी है, कमजोर रही है। बिल्कुल। चलिए, अब अगला सवाल यह है कि सारी एजेंसियां ये मान रही हैं कि भाई यहां से जो भी आपकी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद थी वो यहीं तक थी, इसके आगे बेस ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल अगली तिमाही जो थी, यानी कि तीसरी तिमाही जो थी, वहां पे सारे लॉकडाउन, कोविड का असर खत्म होने लगा था, यानी कि हम जितना प्रोडक्शन कर रहे थे वो ठीक ठाक कर रहे थे। एजेंसियों का अनुमान पूरे वित्त वर्ष के लिए क्या है, देखिए, क्रिसिल, S&P, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, मूडीज, SBI, सबको आप देख लीजिए, सबके पुराने अनुमान जो थे वो कुछ ज्यादा थे, और जो नए अनुमान है पहले से कम हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आने वाली तिमाहियों में शायद ज्यादा अच्छी उम्मीद नहीं दिख रही है जीडीपी के मोर्चे पर। सर, क्या उम्मीद रखी जाए सर आने वाली तिमाहियों से? आने वाली 2 तिमाहियों में आरबीआई, जैसे हमने कहा कि आरबीआई ने 6.3% की आर्थिक विकास दर का आकलन किया था, और वो आर्थिक विकास दर लगभग उसके करीब है। जीवीए का आकलन थोड़ा ज़्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। अगली 2 तिमाहियों में आरबीआई के आकलन तो 6% से नीचे के भी हैं। हमने, जैसा आपसे शुभम ने शुरुआत में कहा था कि ये सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण तिमाही होती है। अब इसके बाद जो खरीदारी या जो ग्राहकी हुई है त्योहारी सीजन में, उसका असर हमें अगली तिमाही के आंकड़े में दिखाई देगा। जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की तिमाही हमारे सामने, उसके आंकड़े आएंगे। लेकिन अगर आप ये देखें कि आसार कैसे हैं, जिस तरीके का मौसम है, उस हिसाब से आने वाले समय में माहौल कैसा होगा, वो इससे समझा जा सकता है। और शायद आरबीआई ने ये बात पहले से पढ़ ली थी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ भी ली थी ये बात, कि आर्थिक विकास दर में वो रिकवरी मेंटेन नहीं रह पाएगी जो हमने पहले क्वार्टर में देखी थी। चमत्कारिक थी, 13%, 13.5% की ग्रोथ रेट बहुत तेज थी, तो वो रिकवरी मेंटेन नहीं रह पाएगी। अब अगली 2 तिमाहियों में कई सारे फैक्टर्स, और अगर हम उसे एविएशन की भाषा में बात करें तो कई सारी हेडविंड्स, कई सारी तेज हवाएं भारत की जीडीपी ग्रोथ के सामने रास्ता रोके खड़ी हैं। कुछ आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है, युद्ध है, अस्थिरता है, पर भारतीय जीडीपी के फैक्टर्स के हिसाब से जो भारत के जीडीपी की बढ़ोतरी को मदद देते हैं, सहारा देते हैं, उसमें 2 महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। एक है दुनिया में की खपत और एक है भारत की खपत। दुनिया की खपत यानी भारत का निर्यात। हमने इन्हीं आंकड़ों में देखा कि इस तिमाही में भारत का 30 से 31% के आसपास हिस्सा, 23% के आसपास हिस्सा भारत के जीडीपी में एक्सपोर्ट्स का था। एक्सपोर्ट्स माइनस और नेगेटिव जोन में चले गए हैं हम पिछले 2 महीनों के अंदर। ये सहारा अब खत्म हो जाएगा। अगले आने वाली 2 तिमाहियों में भारत में निर्यात का सहारा नहीं मिलेगा, और निर्यात में नकारात्मक विकास दर दिख रही है। ये अगली 2 तिमाहियों में भारत की जीडीपी विकास दर को तेज़ी से गिराएगी। त्योहारी मौसम खत्म हो चुका है, महंगाई काफ़ी ऊपर है। हमने कोई बड़ी बढ़ोतरी लोगों की खपत खर्च में नहीं देखी, हालांकि कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं देखी, लेकिन हम नई मांग आते नहीं देखेंगे खपत की दृष्टि से। तो खपत का जो विकास दर है वो भी उसमें कमी रहेगी। और तीसरी चीज़ जिसका आसार हमें मिल गया था कंपनियों के नतीजों से,
कंपनियां ये सारे नतीजे देख रही हैं। भारत के मैक्रो इकोनॉमी में जो स्लोडाउन की परिस्थिति बन रही है, खपत में जो कमजोरी की स्थिति बन रही है और जो निर्यात में गिरावट है, इसे देखते हुए कंपनियां आने वाले समय में अपना निवेश रोकेंगी, क्योंकि प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग इस तिमाही में 34% पर मेंटेन रही है। यहाँ से अगर ये ऊपर जाती है तो हमें जीडीपी में थोड़ा बहुत बेहतर इजाफा दिखाई देगा। लेकिन अगर कंपनियों के मुनाफों को देखें, हमने तेज गिरावट हमने देखी, सारी कंपनियों के रिजल्ट्स खराब आए हैं, तो इस वजह से ये हिस्सा भी कमज़ोर रहेगा। और ये 3 बड़े फैक्टर हैं जो अगली तिमाहियों में भारत के आर्थिक विकास दर को 6% से नीचे रख सकते हैं। और अब पूरे साल के आकलन शायद इसके बाद एक बार फिर रिवाइज होंगे और भारत को ये साल 6.6%, 6.7% के आसपास ख़त्म करना होगा। यानी जो आशंका, जो चिंता थी शुभम इस साल की शुरुआत के साथ जब बजट आया था कि क्या भारत 7% की विकास दर भी इस साल हासिल कर पाएगा, जो कि मिनिमम बेसिक जरूरत है रिकवरी के बाद वो 7% की आर्थिक विकास दर अब आने वाली 2 तिमाहियों पर निर्भर करता है कि वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। नहीं तो अगला साल 2024 का साल तो 6% से नीचे की विकास दर का है। ये बात तो सारी एजेंसियां और सरकार के खुद के आरबीआई के अपने आकलन भी मान रहे हैं कि अगले साल तो हम 6% की विकास दर भी 2024 में नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल, मतलब 7% पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ताकत, बहुत ज़्यादा शक्ति लगाने की जरूरत। मतलब ये कि अब आगे यहाँ से तेज ढलान है, यहाँ से आगे तेज ढलान है भारत की अर्थव्यवस्था में अगले कम से कम 6 से 9 महीनों के लिए, ऐसा दिखता है। सर, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अब बजट सामने है, 60 दिन से भी कम का समय मान लीजिए अब बचा है, अगर आप वर्किंग डेज के हिसाब से देखें, और उससे पहले अब कोई जीडीपी का नंबर आना नहीं है। तीसरी तिमाही के नंबर बजट के बाद ही आएंगे। ये जीडीपी के नंबर देखें और इसकी रोशनी में अगर बजट पढ़ने की कोशिश करें अभी से, तो क्या दिखाई देता है? बजट की दृष्टि से जीडीपी का एक आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का आंकड़ा कहते हैं, क्योंकि बजट के सारे आकलन वर्तमान मूल्यों पर आधारित होते हैं, जिसमें टैक्स की गणना शामिल होती है। हमें पता है, मनी सेंट्रल सुनने वाले नियमित दर्शकों को पता है कि भारत में महंगाई बढ़ने के साथ टैक्स का संग्रह बढ़ता है, और इसीलिए बजट के जितने भी प्रमुख प्रोजेक्शंस किए जाते हैं शुभम, वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट पे किए जाते हैं। यानी स्थायी मूल्यों पर भारत के उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई और उस पर महंगाई जुड़ने के बाद कितनी बढ़ोतरी हुई। अभी जो हमारे पास आंकड़ा दिख रहा है भारत के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का छमाही आधार पर, जिस आंकड़े को अगर हम करीब से देखें तो करंट प्राइसेस पे ये आंकड़ा हमें दिखा रहा है करीब 21% के आसपास की ग्रोथ रेट दिखा रहा है छमाही आधार पर। और अगर आप तिमाही आधार पर देखें तो हमें 16.2% की बढ़ोतरी इस तिमाही में दिखाई दे रही है। सरकार को ये पता है कि अब भारत की जीडीपी की विकास दर में महंगाई का कंपोनेंट बढ़ता जाएगा और जो रियल इनकम ग्रोथ रेट है उसका कंपोनेंट घटता चला जाएगा, और इसलिए बजट के आंकलन यहाँ से बिगड़ेंगे और बदलेंगे। जो संकेत मिल रहे हैं उससे सबसे सरकार काफ़ी रियलिस्टिक होकर अगर आंकलन करेगी तो बजट के रेवेन्यू के इस साल के आंकलन और अगले साल के आंकलनों में 10 से 11% की आर्थिक विकास दर, नॉमिनल जीडीपी की विकास दर महंगाई मिलाकर मानी जाएगी। अब उसमें महंगाई 7%, 6.5% रहनी है, आरबीआई ये मान रहा है। अगर आप मान लें, आरबीआई का प्रोजेक्शन ये है कि इसके अगले साल मई जून तक भारत की महंगाई दर 7%, 6.5% के आसपास आएगी, तो बचे हुए फिर वो 5% और 4% भारत की वास्तविक शुद्ध आर्थिक विकास दर होगी। और इस रोशनी में अगले साल रेवेन्यू के प्रोजेक्शंस, रेवेन्यू की बायंसी, सरकार कितना टैक्स कलेक्ट करेगी, कितना खर्च करेगी, कितना पैसा देगी। खर्च इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार के खर्च को देखने का सबसे जो व्यवहारिक तरीका वो ये है कि सरकार का खर्च क्या महंगाई की लागत को वापस करता है कि नहीं करता है देश की अर्थव्यवस्था में। तो इन सबको देखने के आंकड़े बदलेंगे और शायद सरकार का बजट 10 से 11% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट के आसपास बनेगा। और इसलिए बजट के आंकड़े देखना काफ़ी दिलचस्प होगा इस बार, क्योंकि हम पहली बार ऐसा बजट देखेंगे जो 6% से नीचे की आर्थिक विकास दर को ऊपर उठाने के लिए तैयार किया जाएगा। चलिए, तो ये था जीडीपी के आंकड़ों के आर पार। आपको आरबीआई की पॉलिसी समझनी हो, जीडीपी के नंबर समझने हो या समझना हो बजट, तो Money9 उसका सबसे सही पता है, जहां आपको सबसे सटीक तरीके से इन आंकड़ों के नैरेटिव को बहुत अच्छे से समझा दिया जाता है।